ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित अंतिम कहानी है, नवी कहानी है गदल, और इसके कहानीकार या लेखक हैं रांगे राघव। पिछले वीडियो में हमने रांगे राघव जी का जीवन परिचय, गदल कहानी का कथासार या सारांश और इस कहानी के प्रमुख दो मार्मिक गद्यांश या व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से गद्यांश है, उनकी सप्रशन व्याख्या हम कर चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में आज हम तीसरा जो प्रमुख गद्यांश है यहाँ से सप्रशन व्याख्याएं प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको देता हूँ। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य, हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। और जिस टॉपिक पर, जिस प्रकरण पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये गदल कहानी है और इसके कहानीकार है रांगे राघव। तो इस कहानी में जो प्रमुख गद्यावतरण है उनकी हम सप्रशन व्याख्या करेंगे। यानी हमारा आज विशेष फोकस गदल कहानी पर रहेगा और इसके जो प्रमुख गद्यांश है, मार्मिक अंश है, जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनकी हम सप्रशन व्याख्या करेंगे, इनका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो BA प्रथम वर्ष की छात्राएं कृपया ध्यान दें, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से इसका अवलोकन करें, इसको देखें, सुनें, इसकी समीक्षा करें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। धन्यवाद। नमस्कार BA प्रथम वर्ष की प्यारी छात्राओं, कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को देखने का श्रम करें। तो हम जो तीसरा प्रमुख व्याख्या की दृष्टि से जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर तत्पश्चात उसकी व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, उसके आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से, तेरे घर की वैयरी चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूँगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधवा मेरे ठेंगे पर। समझी, तू बीच में बोलने वाली कौन। अब ये जो गद्यांश है, अब हम इस गद्यांश की, बहुत ही लघु है गद्यांश, छोटा है, लेकिन इसमें बहुत ही जीवंत बातें चित्रित की गई है। तो व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसके आधार पर इसकी हम समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी में संकलित नवी कहानी है। इस नवरत्न कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है गदल,
और इसके रचयिता या लेखक रंगे राघव है। तो गदल कहानी से ये गद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक या कहानीकार क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संकेत किया है कि जब कहानी की नायिका कौन गदल अपने बेधव में दूसरी जाति के व्यक्ति मोनी से, दूसरी जाति का तात्पर्य गदल खारी गुजर थी और दूसरी जाति का जो व्यक्ति था मोनी वो लाहौर गुजर था। तो दूसरी जाति के व्यक्ति मोनी से विवाह कर लेती है तो उसकी जेठानी उसे ताने देती है, यानी मोनी की जो भाभी है वो गदल से आपस में वो बातें करती है तो उसे हे दृष्टि से देखती है, उस पर तरह तरह के व्यंग बाण चलाती है। तब गदल उसका प्रतिवाद करती है, उसको जवाब देती है। उसी का इस गद्यांश में लेखक ने वर्णन किया है। तो अब हम इस गद्यांश का भावार्थ या इसका सरल अर्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में गदल का बेटा नारायण जब दंड स्वरूप अपनी माँ से गहने लेकर जा चुका होता है, अपनी माँ से यानी गदल से, वो गहने हैं वो साथ में लेकर चली गई थी, तो वो गहनों को लेकर के अपने गांव आ जाता है। तब गदल की जेठानी दुल्लो गदल पर व्यंग करती है, उसको चिढ़ाती है, उसे खिजाती है। वह कहती है कि अब फिर यहाँ कहेगी कि मुझे दूसरे गहने बनवा दो। गहने लेके आई थी वो तो अपने बेटे को दे दिए, अब दोबारा मेरा जो देवर है मोनी उससे बार बार ये कहेगी कि अब मुझे क्या है आभूषण गहने हैं जेवर है वो गढ़वा दो दोबारा। इसी बात को सुनकर गदल अपने स्वाभिमानी स्वभाव को स्पष्ट करती है, क्योंकि गदल स्वाभिमानी थी, किसी का सुनना उसे पसंद नहीं था कि कोई उस पर कमेंट करे, कोई टिप्पणी करे, कोई टीका करे, ये उसे गवारा, ये मंजूर नहीं था। वह दुल्लो से कहती है कि मैं एक स्वाभिमानी स्त्री हूँ, इज्जत मुझे प्यारी है, मेरी रेपुटेशन मुझे प्यारी है, मैं अपनी इमेज को, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती हूँ। मुझे और सब बर्दाश्त हो सकता है लेकिन मुझे मेरी इज्जत जान से प्यारी है। जिस किसी व्यक्ति से मेरा संबंध है मैं पूरी तरह उसकी रहती हूँ, बनी रहती हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं अपने पुराने मालिक का कर्ज या मूल्य नए पुरुष से चुकाने का आग्रह करूँ। पुराना मेरा जो मर्द था, मेरा पति था, उसका कर्ज अदा करने के लिए नया मेरा जो ये मर्द है, मेरा पति है, इससे मैं किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूँ, मुझे इज्जत प्यारी है। यह मेरे स्वभाव और नियम के तथा व्यक्तित्व के विपरीत है। यह सब तेरे घर में होता होगा। दुल्लो से गदल कहती है कि ये सब तेरे घर में होता होगा, मैं इन चीज़ों पर इत्मीनान भरोसा नहीं करती हूँ। मैं तो सदैव से जहाँ भी रही हूँ, जिस जगह पर भी रही हूँ, जहाँ भी रही हूँ, स्वाभिमान को व्यक्त करती रहती हूँ। मुझे मेरा स्वाभिमान सर्वोपरि है,
मैं मेरे स्वाभिमान का हस्र नहीं होने दूंगी, मैं बरकरार रखूंगी स्वाभिमान। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। गदल ने कहा कि मैं एक स्वामित्व पद पर रही हूँ। मेरा व्यक्तित्व मेरे द्वारा निर्मित है। मेरा जो व्यक्तित्व है वो मेरे द्वारा निर्मित है, इसमें किसी का सहयोग नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इस घर में भी यदि मैं आ गई तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं यहाँ तेरे देवर की दासी बनकर रहूँगी, कदापि संभव नहीं। यानी दासी बनकर मुझे जीवन नहीं जीना है। कहने का तात्पर्य यह है कि गदल का स्वाभिमान और स्वभाव मालिकाना है। मैं जहाँ भी रहती हूँ मालिक बनकर के रहती हूँ। मुझे नौकर दासी बनाने की चेष्टा कोई भी नहीं करे। ठीक है। वह हर स्थिति में मालिक बनकर रहना चाहती है। सेवा करना उसके स्वभाव का अंग अवश्य है। सेवा मैं करूंगी, क्योंकि सेवक का कर्तव्य क्या है? सेवक का कर्तव्य कार्य सेवा का करना, स्वामी का संतोष को उसको श्रम से भरना। सेवक का दायित्व क्या होता है? मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना। और स्वामी कब संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा? जब खजाना है, कोष है, उसको काम करके श्रम करके उसको भर दे, तब जाकर के मालिक संतुष्ट होता है। तो मैं मेहनत से नहीं घबराती हूँ। मैं मेहनत करने में रात दिन एक कर सकती हूँ, बशर्ते कि मेरे स्वाभिमान में किसी तरह की कोई ठेस या आँच नहीं लगे। सेवा करना उसके स्वभाव का अंग अवश्य है, किंतु वह सेवा केवल अपने पति की ही कर सकती है, क्योंकि पति मेरा स्वामी है और उसके कहने के अनुसार मैं चलूँगी, उसकी सेवा शुश्रूषा करूँगी, उसको समय समय पर खाना बना के दूँगी और जो कार्य के लिए वो कहेगा वो मैं करूँ। ये मेरा दायित्व है, ये मेरा पति धर्म है। और लिखा भी है कि जो छोड़े पति का साथ सती का धर्म नहीं। तो इसकी मैं भरपूर पालना करूँगी, ये मेरे ध्यान में है। पति के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों को न तो वह कुछ समझती है और न उन्हें कुछ मानती है। मैं केवल पति की दासी बन सकती हूँ, किसी अन्य व्यक्ति की, देवर की या जेठ की मैं दासी बनकर, नौकरानी बनकर नहीं रहूँगी। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। स्पष्ट शब्दों में वह तो उन्हें ठेंगा दिखाती है, उन्हें ठेंगा यानी अंगूठा दिखाती है। साथ यह भी कहती है कि पति पत्नी के मामले में दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। दो के बीच में तीसरे का बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उसको मैं मौका नहीं देती हूँ। अतः अपनी जेठानी दुल्लो को वो फटकार देती है और कहती है कि चुप रहे, नहीं वरना क्या से क्या हो जाएगा। फिर मेरे से कुछ मत कहना कि गदल तेने क्या कर दिया, ये क्या बखेड़ा कर दिया। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कहानीकार ने निम्न मध्यम वर्गीय पात्रों के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो पात्र है, गदल है, मौनी है, दुल्लो है, ये ग्रामीण प्रवेश के हैं। तो ग्रामीण अंचल की भाषा शैली
का इस कहानी में, संपूर्ण कहानी में प्रयोग हुआ है। और साथ साथ प्रस्तुत पद्यांश में भी ग्रामीण अंचल के जो ठेठ देहात की जो बोली है उसका इसमें भरपूर प्रयोग लेखक ने किया है। इसी कारण इसमें एक प्रकार की शैलीगत सहजता तथा भाषागत सजीवता दिखाई देती है तथा गदल के चरित्र की स्वाभिमानी प्रवृत्ति, क्योंकि गदल को स्वाभिमान, इज्जत, आबरू बेहद प्रिय है। तो प्रस्तुत गद्यांश में गदल की या गदल का स्वाभिमानी चरित्र है वो प्रकट हुआ है तथा अस्तित्व बोध युक्त भावना का परिचय इस अंश से सहज ही मिल जाता है। क्योंकि समाज में व्यक्ति का कोई ना कोई तो अस्तित्व होना चाहिए, तो अस्तित्व के लिए ही व्यक्ति लड़ता है और मर मिटता है। कोई छाप तो छोड़ के जाता है वो समाज के अंदर। तो इस बात को लेखक ने इस गद्यांश में चित्रित किया है। दो रूप विशेषकर इस गद्यांश में गदल के चित्रित हुए हैं। एक तो स्वाभिमानी और दूसरा अस्तित्ववादी। उसकी पैठ होनी चाहिए परिवार में, समाज में उसकी कोई चलती नहीं है, यानी तूती बोलनी चाहिए। और व्यक्ति क्या है, इसको आगे रखता है, स्वाभिमान को पहले रखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी को इज्जत प्यारी है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको पहले इस कहानी का, और मैं मानता हूँ इस संपूर्ण जो नवरत्न कहानी संग्रह है इसका अंतिम मार्मिक गद्यांश है। ये चौथा है इस कहानी का, और इस कहानी का अंतिम गद्यांश है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इससे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इसके सहारे में रहती तो क्या होता? अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। और व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर, और मैंने पिछले बोर्ड पे भी क्या है ये चीज़ें उल्लेखित कर दी है। विद्यार्थी छात्राएं देख सकते हैं। सप्रसंग व्याख्याएं में 4 बातें होती है: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण। इस चीज़ को देख सकते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी में संकलित रांगे राघव द्वारा विरचित या लिखित कहानी गदल शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है। और ये गद्यांश इस कहानी का अंतिम गद्यांश, चौथा गद्यांश है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ये चित्रित किया है, ये वर्णित किया है। गदल अपने देवर की मृत्यु हो जाने पर गदल अपने पुराने घर लौट आई। जैसे ही उसने समाचार सुने
इसके पुत्र था नारायण, उसने समाचार दिया कि काका का देहांत हो गया है, डोडी मर गया है, तुरंत प्रभाव से। तो उस समय वहाँ पर पटेल बैठा था, वहाँ पर पटेल बैठा था। उसने गदल को टोका कि अब क्या लेने आई है। पटेलों ने गदल जैसे ही डोडी की मृत्यु हुई, जो डोडी गदल का देवर था, जैसे ही मृत्यु के समाचार सुने वो भागती हुई तुरंत अपने पूर्व जो ससुराल है उसमें आ गई। तब पटेल को गदल ने जो उत्तर दिया वही इस अवतरण में वर्णित है। अब क्या उत्तर दिया है, अगला जो वाक्य का सोपान है, भावार्थ है, उसमें हम उसको देखते हैं। फिर शुद्ध गद्यांश में पटेल का कथन सुनकर गदल ने उससे कहा कि जब मैं छोटी थी और मेरा रिश्ता हो गया था, तब मेरे पति के साथ मेरा देवर भी मुझे लेने आया था, पियर में आया था, मेरे मायका आया था। उस समय वह हाथ में लठ लिए हुए आकर्षक लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बलिष्ठ लग रहा था कि ये भी क्या है, मर्द है। उस समय मैं अपने देवर के बलिष्ठ हाथों को देखती रह गई थी कि बहुत ही मजबूत है, जवान है लौंडा, यानी लड़का बहुत ही हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है। उस दिन मैंने सोचा था कि मेरा देवर सच्चा मर्द है, इसमें मर्दानगी है, तेज है, ओजस्वता है, वीरता है, मर्दानगी है। मैं अपने पति के साहती इसकी छत्र छाया अर्थात आश्रय में जीवन बिता दूंगी कि मेरा ये सहारा बनेगा। अबला नारी का जीवन सच्चे मर्द के सहारे अच्छी तरह से सुरक्षित रह सकता है, ये मुझे आशा थी, अपेक्षा थी इससे। मैं यही सोचती रही कि देखिए पति मर गया है तो देवर क्या है, मुझे सहारा प्रदान करेगा, सहयोग करेगा, मेरा जीवन साथी बनेगा। लेकिन क्या करूं, ऐन वक्त में इसने धोखा दे दिया। परंतु जब मेरे आदमी अर्थात मेरे पति की मृत्यु हुई तो तब मेरा देवर मुझे अपनी छत्र छाया में न रख सका, अर्थात मुझे पत्नी रूप में न अपना सका, मुझे पत्नी नहीं बनाया। इस बात का मुझे बलाल है, इस बात का मुझे दुख है, और मैं स्वाभिमानी हूं, मुझे इज्जत प्यारी है। तो तब मैं किसका सहारे यहाँ रहती, तो बताइए मैं किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करती, इस विधवापन को मैं कैसे व्यतीत करती। इसलिए मैंने इस घर की देहली से निकलकर दूसरे मर्द का हाथ थाम लिया, यानी मैं दूसरे के घर जा बैठी। बताओ मैंने क्या बुरा किया है। जब देवर ने मेरा सहयोग नहीं किया, मुझे अपनाने के लिए स्पष्ट मना कर दिया, तो मेरे पास में बताइए और क्या चाह रहा था, और मरता क्या नहीं करता। गदल ने फिर पटेल से कहा कि मैं इस घर में नहीं रही, इस घर में नहीं रही तो क्या हुआ, यहाँ और भी लोग तो रहते हैं, वे मेरे देवर की देखभाल कर सकते थे, उसकी सेवा शुश्रूषा कर सकते थे, मेरे बेटे अपने काका के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते थे। परंतु 2 दिन में ही उनके काका का देहांत हो गया।
किसका? डोडी का। डोडी गदल का देवर था। यदि मैं अपने देवर के सहारे यहाँ रहती, उनका यदि मुझे क्या है सानिध्य मिल जाता, उनका आश्रय मुझे मिल जाता, वो ये हाँ कर देता कि गदल तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे रखूँगा, आराम से रखूँगा, तेरी भरपूर क्या है मैं मदद करूँगा, सहयोग करूँगा, तुझे मैं पत्नी बना करके रखूँगा, तो गदल बाहर का रास्ता क्यों चुनती? ये बात पटेल से क्या है गदल कह रही है। यदि मैं अपने देवर के सहारे यहाँ रहती तो इससे क्या अनर्थ हो जाता। समाज में ये चीज़ खूब प्रचलित है कि जब पति मर जाता है तो पत्नी क्या है, छोटा जो भाई होता है, देवर होता है, उसके आराम से नाते बैठ जाती है या उसको अपना पति मान लेती है। अर्थात यहाँ रहने पर देवर मुझे अपना लेता, मुझे अपनी पत्नी बना लेता, तो उसकी ऐसे में मौत नहीं होती, क्योंकि मैं उसकी सेवा चाकरी, सेवा सुरसा आराम से करती। और ये क्या है, पत्नी का धर्म होता है कि वो पति की अच्छी तरह से सेवा करे, उसका कहना माने, समय समय पर उसे उसके आदेशों की पालना करे, ये पत्नी का धर्म है। लेकिन मुझे तो क्या है, बीच मझधार में मेरे देवर ने छोड़ दिया, इसलिए मैं अन्यत्र दूसरी जगह जाकर बैठ गई। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रायंगी राघव ने जाति विशेष की, अब जाति विशेष की यानी खारी और लाहौर गुजर जो जाति है उसकी नारियों की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है कि गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, नारियां होती है, वो स्वाभिमानी होती है, उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है और वो अपने अस्तित्व को बनाए रखती है कि किसी तरह से उनके अस्तित्व में, उनके या कहे कि उनके पतिव्रत धर्म में किसी तरह का कोई लांछन या कोई छीटाकशी नहीं करे। ऐसी नारियां मर्द को ही अपना सर्वस्व मानती है, वो इधर उधर हाथ पैर नहीं फेंकती है, वो अपने पति को पूर्ण रूप से परमेश्वर के रूप में मानती है कि यही मेरा पति, मेरा भगवान है, मेरा परमेश्वर है। तो ऐसी स्वाभिमानी जो नारियां हैं वो एक जाति विशेष में देखने को मिलती है और वो जाति है गुर्जर जाति। तो इस प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में नारी का स्वाभिमानी या एक पतिव्रत धर्म का चित्रण हुआ है कि गदल बहुत ही स्वाभिमानी नारी है। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण तथा शैली मनोभावा अव्यंजक, इसमें व्यंग का तीखापन भी है और साथ साथ आंचलिक शब्दों का भरपूर इस गद्यांश में प्रयोग हुआ है। जैसे मर्द और खसम ऐसे शब्द हैं जो धुर देहात में या आंचलिक जो बोली होती है, भाषा शैली होती है, उसमें चित्रित होते हैं। तो ऐसे कई शब्द
इसमें आए हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही। ये नवरत्न कहानी संग्रह है, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम अगली जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगली जो पाठ्य पुस्तक है एकांकी संग्रह है, उसमें 5 एकांकी संकलित है, उनके बारी बारी से उन एकांकियों की हम समीक्षा करेंगे, विवेचन विश्लेषण करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।